हेलो एवरीवन, सक्सेस विद आरएम ऑनलाइन एजुकेशन में आप स्वागत है। मित्रों, देखिए आज ये टॉपिक है राजस्थान का गौरव। इस टॉपिक से लास्ट बार जो एग्ज़ाम हुआ था थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम का, उसमें भी लगभग बात करें तो वहाँ पे एक प्रश्न यहाँ देखने को मिला था और सीधा वो प्रश्न पूछ लिया गया था गोगा मेडी से संबंधित, जो आपने देखा होगा। कई कोचिंग वालों ने भी इसका आंसर क्या बताया मित्रों, भटनेर। लेकिन इसमें इस किताब में इसका उत्तर दिया गया है इंदरगढ़। तो वो गोगामेडी का जो संबंध था वो इंदरगढ़ दुर्ग से था। ठीक है, ये प्रश्न की जो मांग थी वो इस किताब में पूरी होती है। सारी गाइडें फेल हो रही हैं। अब आपको इन किताबों पे ध्यान देना होगा, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब पे। ठीक है, तो आज हम इसे लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और जो जो बातें डिस्कशन की वो समझेंगे, और कुछ बातें हिडन प्रश्न कैसे बन सकते हैं उस पर मैं डिस्कशन करूँगा। तो आपको अब समझना है कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। आपको लाइन टू लाइन से भी कई बार घुमा सकता है। तो यहाँ पे हम एक तरह से आपका दोस्त और मेंटर के रूप में मैं काम करूँगा। आपको थोड़ा बहुत खुद से भी अपनी सोच की ओर विकसित करना पड़ेगा और मैं भी आपको मदद करूँगा। तो थोड़ी मेहनत आपकी, थोड़ी मेहनत मेरी, यही एक सफलता की कुंजी हो सकती है। वरना मैं बोलूँ कि मैं ही करवा दूंगा तो ये पॉसिबल नहीं है। और कोई भी शिक्षक या कोई भी कोचिंग वाला आपको बोलता है कि मैं आपको जो पढ़ाऊंगा उसमें से ही आएगा, तो वो आपको मूर्ख बना रहा है। इसलिए आपको किसी की बात पे विश्वास नहीं करना है। 100% ये विश्वास रखना है आपको कि भाई मुझे किताबों से पढ़ना है, शिक्षक का थोड़ा बहुत नॉलेज है उसको भी लेना है, और अपना नॉलेज को भी इंक्रीज करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। थोड़ा बोरिंग महसूस कर सकते हैं आप, लेकिन ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं इसी पर काम करूँगा। राजस्थान का इतिहास व संस्कृति गौरवपूर्ण रही है, सभी को पता है ये बात। तो यह वीर भूमि भी रही है, जहाँ महापुरुषों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। यहाँ के महापुरुषों, जन नायकों, लोक देवताओं, समाज सुधारकों ने राजस्थान के लोगों को एक नया रास्ता दिखाया था। ठीक है, उन्होंने गुलामी की दास्ता जो थी राजस्थान में मध्यकाल में, उससे मुक्ति दिलाई। जब धर्म की हानि हुई तो भक्ति आंदोलन लाया मित्रों। जिस तरह से बात करें आधुनिकता में, हम अंग्रेज़ों की दास्ता से मुक्त युक्त थे, तो हम दास्ता से मुक्त होने के लिए हमने वहाँ पे आधुनिक भारत में प्रजामंडल की स्थापना हुई, 1857 की क्रांति हुई। तमाम जो बातें जो राजस्थान के पुनर्गठन तक हम देखने को मिलती है, वो तमाम बातें हुई थी। तो दोस्तों आगे देखते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। आपको लाइन टू लाइन पकड़ के रखूँगा, टॉपिक से नहीं भटकेंगे। ठीक है मित्रों, देखिए राजस्थान के जन नायकों में बप्पा रावल का नाम आप सभी जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और बप्पा के बारे में हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे और यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना मिलती है आगे की जितनी तमाम परीक्षा हैं उसमें। फिर हम बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान, वीर दुर्गादास, महाराणा सांगा, मालदेव, मीराबाई, पन्नाधाय, अमृता देवी, महाराजा सूरजमल, गोविंद गुरु, कालीबाई, लोक देवता गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी, पाबू जी, देवनारायण जी, समाज सुधारक तमाम जो थे उनमें पीपा जी, दादू जी, जसनाथ जी, जाम्भो जी, रामचरण जी, आचार्य भिक्षु के नाम उल्लेखनीय रूप से महत्वपूर्ण है मित्रों। तो ये राजस्थान के गौरव हैं और इन गौरव पे हम एक एक करके चर्चा करेंगे। यहाँ पे लगभग 14 जो नाम हैं, उन 14 नामों को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दो मित्रों। देखिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं पहले जननायक की ओर, जिनका नाम है बप्पा रावल। आप सभी को पता है बप्पा रावल के बारे में, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा पहले भी। आप न्यू बिगनर है तो आपको नहीं पता, वो बात अलग है, लेकिन मुझे लगता है राजस्थान में रहने वाला विद्यार्थी जब तैयारी की सोचता है तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत जीके के फाउंडेशन को तैयार कर चुका होता है। तो बप्पा रावल की बात की जाए मित्रों, तो बप्पा रावल एक ऐसे शासक थे जो मेवाड़ के जो गुहिल वंशी शासकों में बप्पा रावल बहुत इंपॉर्टेंट थे। क्योंकि जब गुहिल नाम के जो व्यक्ति थे उन्होंने 5वीं शताब्दी में गुहिल वंश की स्थापना की थी, उसके बाद देखा जाए तो वास्तविक शासक के रूप में मेवाड़ में कहा जाए तो वो बप्पा रावल को कहा जाता है। इनका नाम काल भोज भी था। ठीक है, काल भोज था। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनके जन्म के जो माता पिता के बारे में विद्वानों में बहुत मत की एकता नहीं है, अलग अलग मत के हैं सबके। लेकिन ये बात जरूर याद रखें आप, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना पूरी बनती है कि बचपन मेवाड़ के एकलिंग के पास नागदा गांव में व्यतीत हुआ था। किसका?
बप्पा रावल का। जब भी परीक्षा में इस तरह का प्रश्न बनता है कि भाई स्टेटमेंट दे दिया आपको कि बप्पा रावल का जो जन्म के बाद जो बचपन था वो कहाँ पर, मेवाड़ के एकलिंग एकलिंग के पास नागदा गांव में व्यतीत हुआ था। ऐसा स्टेटमेंट दे दिया तो आपको याद रखना है ये वही नागदा गांव है जहां पर सबसे पहले इन्होंने अपनी राजधानी भी बनाया था। तो एकलिंग जी के पास नागदा गांव में व्यतीत हुआ था। इस पर सभी विद्वान एक मत हैं, यानी जितने विद्वानों ने उसमें एक मतता जाहिर की थी इस वक्तव्य पे। यह नागदा के जंगलों में गाय चराते थे। तो शुरू में बप्पा क्या चराते थे, गाय चराते थे। और इनका संपर्क हुआ था एक हारित ऋषि से। मित्रों, हारित ऋषि के आशीर्वाद से ही ऐसा माना जाता है कि बप्पा ने मेवाड़ का इतना भरा पूरा साम्राज्य बसाया था। तो हारित ऋषि के संपर्क में आई है। और इसके बाद बात करते हैं हारित ऋषि कौन थे। तो हारित ऋषि पाशुपत लकुलिश संप्रदाय के दीक्षित सन्यासी थे। ठीक है, तो हारित ऋषि कौन थे, पाशुपत लकुलिश संप्रदाय के सन्यासी थे। बप्पा ने हारित ऋषि को खूब सेवा की थी। यह समय प्रतिकूल परिस्थितियों का था। तब क्या था कि अरब के जो खलीफाओं में खूनी संघर्ष व धर्म परिवर्तन संबंधी अत्याचारों से हारित ऋषि बहुत दुखी थे। बापा के व्यक्तित्व, विचारों और प्रतिभा से हारित ऋषि काफ़ी प्रभावित भी थे। उन्होंने बापा में सभी गुण देखे जो तत्कालीन प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल परिस्थितियों में बदल सके। यही सोच बापा को हारित ऋषि ने उसी से दीक्षित व शिक्षित किया जिस तरह से चाणक्य ने चंद्रगुप्त को किया था। तो जिस तरह से मित्रों याद रखना, चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से अपने आप को इतना मजबूत किया था, उसी तरह से चाणक्य की भांति ही हारित ऋषि का भी योगदान रहा था बप्पा के जीवन में। मित्रों यहाँ तक देखते हैं। इसके बाद देखिए, हारित ऋषि ने अपने जीवन का अंतिम समय जानकर बापा को एक वरदान दिया कि तुम मेवाड़ के शासक बनोगे और तुम्हारे वंशज के हाथ में ही मेवाड़ का राज्य रहेगा और ये राज्य कभी नहीं जाएगा। ऐसा आशीर्वाद दिया था बप्पा को हारित ऋषि ने। इसके बाद देखिए, इस वरदान के साथ हारित ऋषि ने बप्पा को आर्थिक सहयोग भी किया था और यह भी कहा था कि तुम्हारा संबोधन रावल होगा। क्या होगा, रावल। तो अब ये देखो, रावल की उपाधि किसने दी थी, रावल की उपाधि किसने दी थी बप्पा को, तो याद रखना हारित ऋषि ने। किसने दी थी, हारित ऋषि ने। एक प्रश्न ये भी बन सकता है मित्रों, देखिए मैं जो जो नए प्रश्न बनने की संभावना बनती है उस पर चर्चा करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कि रावल की उपाधि किसने दी थी बप्पा रावल को, तो हारित ऋषि ने दी थी। एक दूसरा प्रश्न मैंने फिर बना के दिया आपको। ठीक है, ये प्रश्न भी आने वाले परीक्षा में देखने को मिलेगा आपको। हारित ऋषि के मृत्यु के बाद, संन्यास के बाद, उनकी मृत्यु हो गई, अवसान के बाद बप्पा ने सेना का संगठन किया और चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। उस समय किसका शासन था, मौर्य वंश का। मौर्य वंश का शासन था चित्तौड़ पर। तो यहाँ पे अपनी सीमा का विस्तार भी किया, उन्होंने कब्जा किया चित्तौड़ पर। और उस समय पश्चिम भारत को अरब आक्रमण से लगातार संघर्ष करना पड़ रहा था। इस विषम परिस्थिति को अनुभव कर बप्पा रावल ने अरब सेना से टक्कर लेने का निश्चय किया। उसने प्रतिहार, नागभट्ट, सांभर के और अजमेर के जो चौहान शासक थे अजयराज, उनसे संपर्क किया। हाड़ौती के धवल थे, उनसे संपर्क किया। मांड जैसलमेर के शासक देवराज भाटी थे, उनसे संपर्क किया। और सिंध के दाहिर के पुत्र व उत्तराधिकारी जय सिंह से भी मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाया था। एक बात हमेशा याद रखना मित्रों, ये प्रश्न बनने की संभावना आपको दिखेगी आने वाली परीक्षाओं में कि देखिए बप्पा के समकालीन शासक कौन कौन थे, ये पूछ ले आपको प्रश्न में, तो आप अतिशोक्ति मत करना। यहाँ पे आपको अजयराज जो थे अजमेर वाले, वो भी बप्पा के समकालीन थे। फिर बात करेंगे हम, एक धवल शासक थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हाड़ौती के धवल। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट थे, धवल का नाम भी आप याद रखना। तीसरी बात यह है कि मांड के शासक देवराज भाटी भी बप्पा के समकालीन थे और सिंध के राजा दाहिर के पुत्र व उत्तराधिकारी जयसिंह भी बप्पा के समकालीन थे। इस तरह से संयुक्त मोर्चा इस प्रकार बना था। दोस्तों इसको माइंड में बिठा लो कि बप्पा के समकालीन कौन कौन थे। फिर से याद रखें, पहला मैंने बताया अजयराज चौहान बप्पा के समकालीन थे। प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम, वो भी बप्पा के समकालीन थे। हाड़ौती के धवल, वो भी बप्पा के समकालीन थे। और मौंड जैसलमेर के देवराज भाटी भी बप्पा के समकालीन थे। फिर दाहिर जो था सिंध का राजा, उसका पुत्र और उत्तराधिकारी जयसिंह भी बप्पा का समकालीन था। यहाँ तक आप याद रखेंगे। फिर बात करते हैं मित्रों आगे,
बप्पा रावल के नेतृत्व में इस संयुक्त मोर्चे की सेना व अरब की खलीफा शक्ति से जबरदस्त टक्कर हुई। सिंध के नायाब तामीम को पराजित किया गया। किसको पराजित किया? नायाब तामीम को पराजित किया गया। सिंध को मुक्त कराकर इन सेना ने इराक, ईरान, खुरासान तक प्रदेश जीत लिया था। ये देखिए, बप्पा का राज्य का विस्तार कहाँ तक हुआ था? इराक। अगर ये भी प्रश्न आ जाए, अगर आपको कथन में दे दे कि बप्पा रावल ने सिंध को विजय करने के बाद अपना राज्य का विस्तार ईरान, इराक और खुरासान तक भी कर लिया था, ऐसा स्टेटमेंट दे दे तो आपको उसे सही मानना है। बप्पा ने यहाँ तक अपने राज्य को विस्तार किया होगा। मित्रों, सोच के देखिए क्या अप्रोच रही होगी उस शासक की, जो एकमात्र मेवाड़ से लेकर अपनी जो टेरिटरी को बढ़ाते हुए, ये देखिए आप, इराक, ईरान और बगदाद तक पहुंच गया था। ऐसा शासक आवारा था बप्पा। तो कहीं ना कहीं बहुत विजनरी रूलर था बप्पा रावल। ये भी आप ध्यान रखें, क्योंकि आप अगर किसी स्टेट पीसीएस की मेंस की परीक्षा में भी देखते हैं तो बप्पा रावल का विजन समझिए, उसकी जियोपॉलिटिकल जो कंडीशन है उसको समझिए, उनकी जो दूरदर्शी है उसको समझने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे कि बप्पा रावल एक विजनरी व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति था? विजनरी था। ठीक है, अब बात करते हैं मित्रों आगे। इन्होंने क्या किया मित्रों कि बप्पा रावल ने यहाँ कई विवाह किए थे, और देखो बहुत सारी शादियाँ की थी ताकि उनका जो इंटर रिलेशन था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध थे, अंतर्राज्यीय संबंध थे, उनको मजबूत करने के लिए बप्पा ने बहुत सारे विवाह किए थे। ये भी आप याद रखना। यहाँ पे कई बार विद्यार्थियों के मन में इस तरह के प्रश्न बनते होंगे कि भाई विवाह इसलिए कर रहे थे कि भाई उनको अपनी जीवन में आमोद प्रमोद करना था। ऐसा नहीं था। एक रूलर को कई तरह से देशों के साथ संबंध बनाने होते थे। उस समय ये जितने राज्य दिख रहे हैं छोटे छोटे, वो सब अलग अलग कंट्रीज थे। हमारे राजस्थान में भी अलग अलग राज्य बटे हुए थे, वो सब अलग अलग अपने अपने देश थे, अपनी भूभाग थे। उनमें अच्छा कांटेक्ट बनाने के लिए उनमें विवाह करके उनके साथ एक गठजोड़ बनाया जाता था, ताकि हमारे जो स्टेट है उसको मजबूत किया जाए। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इससे आगे। फतुल बलदान एक अरबी ग्रंथ है। उसके लेखक बताता है कि अब भारत में पुनः मूर्ति पूजा आरंभ हो गई थी। तो ये भी याद रखना कि बप्पा रावल के आने के बाद भारत में पुनः मूर्ति पूजा शुरू हो गई थी। तो कहीं ना कहीं ये शासक, एक तरह से आप बात करें, हिंदुइज्म को भी प्रमोट कर रहा था। ठीक है मित्रों, ये भी याद रखेंगे। देखो एक एक बातें मैं आपको बहुत गहराई से बता रहा हूँ। जितनी भी डिस्कशन हम कर रहे हैं इस पे प्रश्न बनने लाजमी है। तो याद रखें कि भाई हिंदुइज्म को भी प्रमोट कर रहा था। तो बप्पा किन किन पक्षों में था? देखिए, पहली बात याद रखेंगे, बप्पा रावल ने अपना जो राज्य का विस्तार ईरान, इराक और यहाँ पे याद रखें खुरासान तक ले गया था। पहली बात सही है। दूसरी बात आप ये याद रखें कि हिंदुइज्म को प्रमोट कर रहा था। तीसरी बात देखो, इन्होंने इंटर स्टेट में बहुत सारे लोगों के साथ संपर्क किया और वहाँ पे शादियाँ भी की इन्होंने। ठीक है। तीसरी बात ये भी याद रखें बप्पा के बारे में कि उस समय के जो समकालीन शासकों पे भी अच्छी पकड़ थी। एक मोर्चा बनाया था उन्होंने, एक ग्रुप बनाया था और ग्रुप के साथ इन्होंने अपने राज्य को आगे बढ़ाया था। इस प्रकार बप्पा ने मेवाड़ की सीमा को ईरान, इराक और खुरासान तक बढ़ाया। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और प्रथम बार अरब खलीफाओं के आक्रमणों और धर्म परिवर्तन के प्रयास पर अंकुश लगाने वाला कोई शासक था, वो था बप्पा रावल। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है मित्रों। आगे देखिए बप्पा रावल के बारे में। बप्पा रावल ने अपने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को बहुत मजबूत कर लिया था। कई निर्माण कार्य भी करवाए इन्होंने। सोने के सिक्के की जानकारी यहाँ से मिलती है कि इन्होंने सोने का सिक्का जारी किया था। बप्पा रावल ने अपने जीवन में चतुर्थाश्रम में प्रवेश करते समय अपने पुत्र को राज्य सौंपकर हाइत ऋषि की तरह ही संन्यास परंपरा को स्वीकार किया था। तो ये भी बात करते हैं कि जो शासक कितना विजनरी होगा, वो पिक पे उठा था और उसने सब कुछ पाने के बाद संन्यास की ओर रास्ता अपनाया था। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये जो चीज़ आपको देखने को मिल रही है कि चाणक्य की भांति उनके गुरु का आशीर्वाद इन पे बना और पूरा वही विजनरी, वही चीज़ दृश्य आपको फिल्मा रहा है कि भाई ये पीक पर उठने के बाद संन्यास की ओर गए थे बप्पा रावल। देखिए उसके बाद बात करते हैं, संन्यास अवस्था में ही उसका देहांत हो गया था। एकलिंग जी से 3 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में बप्पा रावल का अंतिम संस्कार किया गया था। तो यहाँ पे आज भी अंतिम संस्कार स्थल को आज भी बप्पा रावल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये याद रखना। और एक मंदिर नुमा समाधि स्थल है यहाँ पे। ठीक है, मंदिर नुमा
समाधि स्थल है, ये भी आप याद रखेंगे। हायत ऋषि की भविष्यवाणी के अनुसार बप्पा रावल के वंशज सन 1947 तक लगातार शासन करते रहे और मेवाड़ पर इस प्रकार 1300 वर्षों तक ये शासन रहा मेवाड़ का, और उनका आशीर्वाद भी सही हुआ, ये भी आप याद रखें। उन्होंने कहा था कि अनंत काल तक शासन करते रहोगे, तो ये हुआ और आज भी कर रहा है ये शासन। इतिहासकार ओझा ने बप्पा रावल को एक स्वतंत्र, प्रतापी और विशाल राज्य का स्वामी बताया था। तो स्वतंत्र थे, प्रतापी थे और विशाल राज्य के स्वामी भी थे, ये भी याद रखें। फिर एक गोपीनाथ करके हिस्टोरियन है, उन्होंने क्या कहा बप्पा रावल के बारे में कि बापा का स्थान मेवाड़ के इतिहास में बहुत अग्रणी स्थान रहा, ये उन्होंने स्वीकार किया, गोपीनाथ शर्मा ने। इसके बाद देखते हैं कि गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि वह धर्मनिष्ठ था, ठीक है, धर्मनिष्ठ था, धर्म के लिए बहुत जाना जाता था, नीतिपरक था, ये भी याद रखें। इसके बाद देखिए कर्नल टोड ने बप्पा को कई वंशों का संस्थापक और शासक के रूप में मान्यता प्रदान की थी, ठीक है, कई वंशों का संस्थापक भी माना था, किसने? टोड ने। अब एक ब्रिटिश विद्वान है, इनका नाम है चार्ल्स मार्टन। चार्ल्स मार्टन ने लिखा कि बप्पा के शौर्य के सामने अरब आक्रमण का ज्वार भाटा टकरा कर चकनाचूर हो गया था। ये प्रश्न, ये कथन आ सकता है कि किसने कहा था कि बप्पा के शौर्य के सामने एक जो ज्वार भाटा टकरा कर चकनाचूर हो गया, ये चार्ल्स मार्टन ने कहा था मित्रों। अब बात करते हैं आगे, कविराज श्यामलदास क्या कहते हैं बप्पा के बारे में। इसमें संदेह नहीं कि बापा हिंदुस्तान का बड़ा पराक्रमी, प्रतापी, तेजस्वी महाराजाधिराज हुआ करता था। उसने अपने पूर्वजों के प्रताप, बड़प्पन और पराक्रम को पुनः स्थापित किया था। इस तरह से बप्पा के बारे में इन्होंने अलग अलग बातें हैं, आप थोड़ा सा दिमाग पर जोड़ देंगे तो याद हो जाएगी। फिर से मैं याद करने की कोशिश करता हूँ मित्रों। यहाँ पे देखिए चार्ल्स मार्टिन कहता है कि ज्वार भाटा की बात आएगी तो चार्ल्स मार्टिन, और श्यामल राज ने कहा प्रतापी था, पराक्रमी था, इस तरह की बात आएगी, श्यामलदास की बात आएगी। और याद रखें मित्रों कि टोड कहते हैं कि कई वंशों का संस्थापक किसे माना है? बप्पा को टोड ने माना है। अब एक दूसरे शासक हैं हमारे इस कड़ी में, राजस्थान के गौरव में, का नाम है पृथ्वीराज चौहान। देखो आपने कई बार पढ़ चुके होंगे इसके बारे में, लेकिन अभी हम और डिटेल में इस किताब के एक एक कंटेंट को अच्छे से करेंगे। देखिए पृथ्वीराज चौहान के बारे में इतना जान लो कि 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण में चौहान साम्राज्य उत्तर भारत में अत्यधिक शक्तिशाली हो गया था। मित्रों जो उस समय का टाइम था कि भाई अलग अलग राजस्थान के एरिया में अलग अलग राजाओं का शासन था, और उस समय चौहान साम्राज्य उत्तर भारत में बहुत शक्तिशाली हो गया था, ठीक है। चौहानों का साम्राज्य की बात करें, अगर प्रश्न आ जाए इस तरह का, तो याद रखें चौहानों का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक, तो देखिए यूपी का कन्नौज है, कन्नौज से लेकर जहाजपुर का जो एरिया है वहाँ तक ये विस्तृत था। कन्नौज से लेकर जहाजपुर के एरिया तक क्या था? विस्तृत था। और जहाजपुर कहाँ आता है? मेवाड़ के अंतर्गत आता था, ठीक है। तो याद रखेंगे चौहानों का जो साम्राज्य का विस्तार कहाँ से हुआ था? चौहानों का साम्राज्य का विस्तार कन्नौज से जहाजपुर तक विस्तृत था। और सोमेश्वर देव की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज चौहान 11 वर्ष की अल्पायु में सिंहासन पर बैठा था। माता का नाम था कपूर देवी। अपने अल्पवयस्क पुत्र के राज्य की सरीक्षा बनी। अपने मंत्री व सेनापति के सहयोग से पृथ्वीराज ने शासन चलाया था। किसके सहयोग से? मंत्रियों के और सहयोग से पृथ्वीराज ने शासन चलाया था। पृथ्वीराज ने अपने विश्वस्त सहयोग को उच्च पदों पर नियुक्त किया। साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से पृथ्वीराज चौहान ने पड़ोस राज्यों के प्रति दिग्विजय की नीति अपनाई थी। मित्रों याद रखना, दिग्विजय की नीति अपनाई थी पृथ्वीराज चौहान ने पड़ोसी राज्यों के प्रति। और महोबा का जो युद्ध हुआ था वो 1182 में हुआ था। सब याद रखें, 1182 महोबा का युद्ध हुआ था। और महोबा के शासक थे परमार्दी देव चंदेल। चंदेल शासकों को पराजित किया था। इसी युद्ध में बात करें तो आला और उदल का नाम भी बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। दोनों ही वीर गति को प्राप्त हुए थे पृथ्वीराज के खिलाफ लड़ते हुए। स्वामी भक्ति के बहुत बड़ी उदाहरण है, बहुत बड़ी मिसाल है आला और उदल। मित्रों इसके बाद देखते हैं, इसके उपरांत पृथ्वीराज का चालुक्यों से और कन्नौज के गढ़वालों से भी संघर्ष हुआ था, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। चालुक्यों से भी संघर्ष हुआ था पृथ्वीराज चौहान का, और गढ़वालों का भी संघर्ष हुआ था पृथ्वीराज चौहान का। फिर एक इम्पोर्टेंट बात ये हुई कि गजनी के शासक मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पे हमला, गुजरात के बात करते हैं कंटेक्स्ट में बात करें तो यहाँ पर इन्होंने इस एरिया में गुजरात पे
हमला किया था 1178 में। ठीक है, गजनी के शासक मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। यहाँ से के शासक थे भीमदेव चालुक्य, और चालुक्य शासक भीमदेव ने खास रण के मैदान में गौरी को बुरी तरह से हरा दिया था। तो भीमदेव ने बहुत पराक्रमी शासक था, इसने गौरी को बुरी तरह से हरा दिया था। गौरी ने सीमा प्रांत के राज्य सियालकोट और लाहौर पर अधिकार किया। फिर बाद में क्या हुआ, गौरी ने क्या किया, सियालकोट और लाहौर पर भी अधिकार किया। 1186 से 91 तक मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान पर कई बार हमले किए, लेकिन हर बार पराजित हुआ था। 1100 कब से 86 से लेकर 1191 तक हमेशा हरा था पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गौरी। अब दोस्तों आगे देखते हैं, हम्मीर महाकाव्य के अनुसार 7 बार हार गया था गौरी। पृथ्वीराज प्रबंध के अनुसार 8 बार हारा था। पृथ्वीराज रासो के अनुसार 21 बार हारा था। प्रबंध चिंतामणि के अनुसार 23 बार हारा था। मोहम्मद गौरी पराजित होने का उल्लेख हमें देख लिया है। दोनों के मध्य 2 प्रसिद्ध युद्ध हुए, तराइन का पहला और तराइन का दूसरा। तराइन का जो पहला युद्ध हुआ उसमें 1191 में हुआ था। इस युद्ध में राजपूतों के प्रहार से गौरी की सेना में तबाही मच गई और गौरी गोविंद राय के भाले से घायल हुआ। ये गोविंद राय कौन था, पृथ्वीराज का पुत्र था। याद रखना, गोविंद राय कौन था, पृथ्वीराज का पुत्र था। ठीक है, और उसके साथी उसे बचाकर ले गए। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने गौरी की भागती हुई सेना का पीछा नहीं किया था। ठीक है, ये सबसे बड़ी गलती थी। कहीं न कहीं उस समय अगर पृथ्वीराज ने उस सेना को वहीं ख़त्म कर दिया होता तो हिंदुस्तान का इतिहास कुछ और होता। लेकिन जो भी हो, जो भी किस्मत में था, जो भी डेस्टिनी में था, वो तो होना ही था। मित्रों आगे देखते हैं, 1192 में गौरी पुनः नए ढंग से तैयारी के साथ तराइन के मैदान में आ डटा। मोहम्मद गौरी ने संधि वार्ता का प्रस्ताव रखा और पृथ्वीराज भी कहीं न कहीं आश्वस्त था कि भाई संधि वार्ता करने आया तो क्या ही कर लेगा। पृथ्वीराज चौहान को भुलाव में रखकर गौरी ने प्रातःकाल राजपूत जब नित्य कार्य में व्यस्त थे तब अचानक आक्रमण कर दिया। गोविंद राय व अनेक वीर योद्धा युद्ध भूमि में काम आए और गौरी ने भागती हुई सेना का पीछा किया, उन्हें घेर लिया। दिल्ली व अजमेर पर तुर्कों का आधिपत्य हो गया और पृथ्वीराज रासों में उल्लेख है कि पृथ्वीराज चौहान को गजनी ले जाया गया, जहां उन्हें नेत्रहीन कर दिया गया। वहां पृथ्वीराज ने अपने शब्द बेड़ी बात से गौरी को मार दिया और स्वयं को भी समाप्त कर दिया। लेकिन इस बात से इतिहासकार एक मत नहीं है, ये भी याद रखेंगे। पृथ्वीराज चौहान वीर, साहसी, विलक्षण प्रतिभा का धनी था। पृथ्वीराज चौहान का विद्या व साहित्य में विशेष लगाव था। उसके दरबार में जयानक, विद्यापति, वागीश्वर, जनार्दन, चंद्रबधाई जैसे विद्वान रहते थे। पृथ्वीराज चौहान ने अपने साम्राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से पड़ोसी राज्यों को अपनी शक्ति का परिचय दिया। कई आक्रमणकारियों को उसने बुरी तरह खदेड़ा, इसलिए इन राज्यों ने पृथ्वीराज की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। इतना सब होने पर पृथ्वीराज में दूरदर्शिता व कूटनीति का अभाव था। कहीं कहीं कितना भी बड़ा राजा हो वो फेल हो ही जाता है। तो यहाँ पर देखें कि कहीं ना कहीं वो भाप नहीं पाया समय को और ये चीज़ें उसके साथ हो गई थी। उसने पड़ोसी राज्यों से युद्ध करके शत्रुता उत्पन्न कर ली थी। पृथ्वीराज ने पड़ोसी से कभी युद्ध नहीं करना चाहिए, इसलिए हमारे मोदी जी कहते हैं कि नेबर फर्स्ट की पॉलिसी। तो युद्ध, लेकिन कहीं ना कहीं पड़ोसी ही आपका दुश्मन होता है, ये भी ध्यान रखें। रियलिटी में पड़ोसी ही आपका दुश्मन भी होता है। आप चाहे कितना भी सपोर्ट कर लो, जब भी उसको अपना फ़ायदा दिखेगा तो वो कभी भी आप पे पलटवार कर सकता है। ठीक है, अब देखिए, गौरी को पराजित करने के बाद उसको पूरी तरह से समाप्त नहीं किया और यहाँ पे एक इसकी गलती थी पृथ्वीराज की। डॉक्टर शशि शर्मा ने पृथ्वीराज चौहान को एक सुयोग्य शासक कहा था। ठीक है, अब बात करते हैं एक महान शासक की जिसका नाम है महाराणा सांगा। देखिए मित्रों, महाराणा सांगा के बारे में देख लेते हैं। महाराणा कुंभा के बाद महाराणा संग्राम सिंह जो कि सांगा के नाम से बहुत प्रसिद्ध हुए थे। मेवाड़ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासकों में शुमार होता है महाराणा शासक का। अगर मैं बात करूं, मेरे राय में बप्पा के बाद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक हुआ तो कुंभा और सांगा, इसके बाद प्रताप। 4 शासक मेवाड़ में बहुत ही प्रतापी माने गए हैं। उसके बाद एक राज सिंह का भी नाम होता है, लेकिन मुख्य रूप से बात की जाए तो इनका नाम महत्वपूर्ण है। अब देखिए, उसने अपनी शक्ति के बल पर मेवाड़ राज्य का विस्तार किया
और राजपूताना के सभी नरेशों को अपने अधीन संगठित कर दिया। देखो, रायमल की मृत्यु के बाद 1509 में राणा सांगा मेवाड़ का महाराणा बना। देखो, रायमल इनके पिता थे सांगा के, और उनकी मृत्यु जब हो गई तो 1509 में मेवाड़ के क्या बने? राणा बने, महाराणा बने। कब बने? महाराणा 1509 में। मित्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, आप इसे पढ़ के याद रखें। ये डेट ऐसा नहीं है कि इसे भुला दी जाए। इन डेट को बड़ा हिस्टोरिकल महत्व है और हमारे आने वाले परीक्षाओं में भी अब महत्व बढ़ गया है। पहले के भांति प्रश्न नहीं आने वाले हैं। आपको एक एक लाइन से प्रश्न बनने की संभावना दिख रही है कि रायमल की मृत्यु हुई थी। और देखो, अभी आरएस में एक बार प्रश्न आया था, आप देखें पिछली आरएस 2024 में ये प्रश्न बना था कि भाई मंडोर के बारे में। वहाँ पे प्रश्न मंडोर को दहेज में दिया गया था, ये भी प्रश्न बन गया था एक लाइन में। आपने अगर पेपर नहीं देखा तो जरूर देखें। तो यहाँ पे ये भी याद रखें कि रणमल का पुत्र कौन था। वहाँ पर प्रश्न में दिया गया था कि भाई ये रणमल का पुत्र था। मुझे याद आ रहा है कि उसके बारे में बात की गई थी, जोधा के बारे में, सॉरी। तो जोधा, उसमें लिखा गया था कि रणमल का पुत्र जोधा था। एक ऐसी लाइन दे दी। फिर दे दिया कि मंडोर जोधा को दहेज में दिया गया था और इसको देना था आंसर। अधिकतर बच्चों का फाउंडेशन क्लियर नहीं था, इस क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट कर पाए। तो यहाँ पे मैं फाउंडेशन की बात कर रहा हूँ। अब पहले वाले रटे रटाए मेथड नहीं चलेंगे मित्रों। आप पूरे विश्वास रखें सक्सेस विद आरंभ चैनल पे। यहाँ पर बिल्कुल आपको एग्जाम की अप्रोच से पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे हम कोचिंग संचालक नहीं है, हम केवल मेंटोर हैं। आपका और हमारा जुड़ाव महत्वपूर्ण हो जाता है मित्रों। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं सांगा के बारे में, आगे देखते हैं। पड़ोसी शासक जो राज्य थे, गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा से भी महाराणा सांगा का संघर्ष रहा था। महमूद बेगड़ा से संघर्ष रहा था, ठीक है। और सांगा ने राजपूत सरदारों के साथ शक्ति को संगठित किया था, ये भी याद रखें। और इतनी बड़ा जो शक्तियों को संगठित करने वाला कोई मेवाड़ में कोई राजा हुआ तो शायद सांगा से बड़ा कोई नहीं हुआ था, जिसने पूरे राजस्थान को, राजाओं को इकट्ठा कर लिया था। यूनिटी में जो बटे थे जितने, सबको एक छत्र के नीचे लाकर युद्ध किया था। लेकिन कुछ गलतियां रही थी तो उस कारण से हम जीत नहीं पाए थे, वरना बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी की थी सांगा ने। देखो मित्रों, आगे देखते हैं। कुंभाकालीन गौरव प्राप्त करने की दृष्टि से मुस्लिम शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष करना जरूरी था। सांगा का गुजरात के बहादुर शाह से संघर्ष हुआ था। गुजरात का शासक था बहादुर शाह, और इसमें सांगा का संघर्ष हुआ था, ये भी याद रखें। इसमें राणा सांगा विजय हुआ था, ठीक है। इस प्रकार मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी को भी राणा सांगा ने परास्त करके कैद कर लिया था। अच्छा व्यवहार करता था राणा सांगा, किसी के प्रति ऐसा नहीं था कि भाई किसी से युद्ध जीत लिया तो उनको पूरी तरह से नेस्त नाबूद नहीं करते थे, छोड़ देते थे। बहुत दयालु भी थे। महाराणा सांगा ने अपनी शक्ति को संगठित कर दिल्ली सल्तनत के अधीनस्थ मेवाड़ के निकट वाले भागों को अपने क्या किया, राज्य में मिला लिया। अब एक युद्ध हुआ जिसका नाम है खातौली का बैटल। खातौली का युद्ध जो हुआ था मित्रों, याद रखें 1517 को हुआ था। इस युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और सांगा के मध्य घमासान हुआ था। इस युद्ध में सुल्तान बुरी तरह से पराजित हुआ था। पराजय के बाद सुल्तान को सांगा ने बाड़ी धौलपुर के युद्ध में फिर और पराजित किया। तो पहली बात याद रखें, पहले तो इन्होंने खातौली हराया, फिर उन्होंने बाड़ी और धौलपुर का युद्ध हराया। तो अगर क्रम में पूछ ले परीक्षा में, पहले हुआ था खातौली का युद्ध, फिर दूसरी बात करें तो यहाँ पे हुआ था बाड़ी का युद्ध, ठीक है। दोनों ही 1517 में हुए थे, ये भी आपको याद रखना है मित्रों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों। स्थानीय साहित्य में उल्लेख मिलता है कि राणा ने कई बार दिल्ली, मांडू और गुजरात के सुल्तानों को पराजित किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिल्ली सल्तनत पर बाबर ने अधिकार कर लिया था, ठीक है। तो पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त करके दिल्ली सल्तनत पर बाबर ने अधिकार कर लिया था, ठीक है। अब ये याद रखना कि जो पानीपत का युद्ध हुआ था 1526, इसमें क्या हुआ था कि इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था, और इसमें इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा दिया था और कहीं ना कहीं दिल्ली पे अधिकार कर लिया था। अब असली चुनौती सांगा को हरानी थी, क्योंकि उस समय टॉप मोस्ट कोई शासक था तो वो सांगा ही था।
अब सांगा ही उस समय ऐसा व्यक्ति था जो दिल्ली के सिंहासन को प्राप्त कर सकता था और अपनी क्षमता रखता था इतनी। उस समय शक्ति का केंद्र कौन थी? मेवाड़ थी। पूरे राजस्थान में कोई था तो सिर्फ मेवाड़। सभी पड़ोसी राज्य सांगा की शक्ति को मान्यता देने लगे और कर्नल टोड कहता है, याद रखना, सांगा के जो सेवा में कितने लोग उपस्थित थे, तो देखो 7 तो उच्च कोटि के राजा थे। 7 तो उच्च कोटि के राजा थे मित्रों। फिर बात करेंगे 9 राव थे, उनकी सेवा में 9 राव थे और 104 सरदार उनके साथ चलते थे। इतना बड़ा रुतबा था राणा सांगा का। 7 तो राजा, 9 राव और 104 सरदार। इस तरह से सांगा का अपना नेटवर्क था और इसके ग्रुप के लीडर कौन थे? महाराणा सांगा थे। बाबर और राणा सांगा के मध्य सत्ता की स्थापना को लेकर संघर्ष हुआ। बाबर ने प्रारंभ में धौलपुर और कालपी पर अधिकार कर लिया। बयाना पर सांगा का अधिकार था और जैसे ही सांगा ने बयाना के युद्ध में मुगलों को अपनी तरफ आते देखा तो मुगलों को बुरी तरह परास्त कर दिया। मुगल सैनिकों ने सांगा के शौर्य के किस्से बाबर व अन्य सैनिकों को बताए। इससे बाबर की सेना का मनोबल जरूर टूटा था और बाबर ने शपथ खाई थी उस समय कि हम शराब नहीं पिएंगे। याद रखना, बाबर के जीतने का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण था कि उसकी तुलगुमा मित्रों याद रखना, तुलगुमा पद्धति थी। तुलगुमा पद्धति ये एक तोप की पद्धति थी। तुलगुमा पद्धति तोप चलाने की पद्धति थी, उसको तुलगुमा पद्धति कहते थे। इस पद्धति से कारण ही वो जीत गया था। तो याद रखें मित्रों कि बयाना के बाद एक वॉर होता है, बैटल ऑफ खानवा 1527 में, और खानवा के युद्ध में राणा सांगा के प्रहार से मुगल सेना प्रारंभ में तो विचलित हो गई थी, लेकिन बाबर ने राजपूतों के पीछे भाग पर आक्रमण कर दिया। थोड़ी सी गद्दारी कर दी इसने। इसी बीच तीर लगने से राणा सांगा घायल हो गए और राणा बेहोश अवस्था में युद्ध के मैदान से हटा दिए गए और होश आने पर राणा ने पुनः बाबर से युद्ध लड़ने की इच्छा प्रकट की, लेकिन सामंतों का मनोबल गिर चुका था। वे जानते थे कि अब जीतना मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं था। सांगा का जो आत्मविश्वास था वो बहुत ही प्रबल था और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राजपूतों को उस समय हार नहीं माननी चाहिए थी, जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए थी, तो आज हिंदुस्तान पे कभी मुगलों का शासन नहीं हो पाता। तो भी उस समय के सामंतों ने थोड़ी सी गंभीरता न दिखाते हुए राणा सांगा को वहाँ से हटा लिया और इच्छा प्रकट की, लेकिन सामंतों खानवा में हुए युद्ध की क्षति को महाराणा को जो सांगा को बताया और तब वे युद्ध नहीं लड़े। राणा सांगा ने प्रतिज्ञा की जब तक बाबर को नहीं हरा देंगे चित्तौड़ नहीं पहुंचेंगे। राणा सांगा ने जनवरी 1528 में बाबर के विरुद्ध चंदेरी के मेदिनी राय की सहायता के लिए जाने की कोशिश की, लेकिन बीच में ही उनके स्वास्थ्य खराब हो गया और 30 जनवरी 1528 को ही राणा सांगा का देहावसान हो गया। मित्रों, राणा सांगा अंतिम राजपूत सम्राट था जिसने अपने नेतृत्व में सभी राजपूत शासकों को विदेशी आक्रमणों से सुरक्षा करने और उनसे वीरतापूर्वक मुकाबला करने के लिए संगठित किया था। ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है मित्रों। एक ऐसा शासक था अंतिम जिसने सभी सामंतों और राजपूत शासकों को विदेशी ताकतों के विरुद्ध मुकाबला करने के लिए संगठित करने वाला कोई शासक था। तो अंतिम कौन था? महाराणा सांगा था, अंतिम राजपूत शासक था। महाराणा सांगा के नेतृत्व में 108 राजा महाराजा लड़ते थे। मैंने आपको बताया 108 राजा महाराजा, जिसमें आपने देखा 7 तो मेन राजा थे, 9 राव थे और 104 सामंत थे। इसके अलावा सब मिलाकर 108 हुए। ठीक है, उन्होंने निरंतर युद्ध, संघर्ष और शौर्य को चुना। इस भावना से प्रेरित होकर जनता ने भी महाराणा सांगा का पूरा साथ दिया। महाराणा ने भी इसी प्रेरणा से दिल्ली, मांडू, गुजरात के शासकों को हराया ही नहीं, उन्हें बंदी बनाकर छोड़ भी दिया था। इस तरह की कृतज्ञता राणा सांगा में थी। राजपूताना के सभी राजा, बाहरी राजा भी महाराणा सांगा को मानते थे और उनके झंडे के नीचे ही अपने लड़ने को गौरव समझते थे। महाराणा के शरीर में कितने घाव लगे थे? 80 घावों को खा के भी वो नहीं रुका, ऐसा था राणा का अभिमान। मित्रों, आगे देखते हैं। हरविलास शारदा लिखते हैं कि मेवाड़ के महाराणाओं में सांगा सर्वाधिक प्रतापी शासक हुए। उन्होंने अपने पुरुषार्थ के द्वारा मेवाड़ को उन्नति के शिखर पर पहुंचा दिया। उन्होंने इतने होने पर भी अंत महाराणा सांगा विदेशी शत्रु की कुटिल चाल और युद्ध कौशल को समझ नहीं पाए और कहीं न कहीं धोखा खाकर
और नवीन युद्ध की नीति मैंने आपको बताई, तुलगुमा पद्धति, उसको भी नहीं समझ पाए और शत्रु ने लाभ उठाया। देखो ये तो सब हिस्टोरियन कहते रहते हैं, लेकिन जो इंसान इस दुनिया में आया है हमेशा जीतेगा ऐसा तो नहीं है, कभी न कभी हार होती है जीवन में। तो और ये मनुष्य के जीवन का एक रंग है, एक नियति है, और ऐसा ही अंत होता है और दुनिया चलती है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या पर्सनैलिटी रही होगी राणा सांगा की, आप सोच सकते हैं, बहुत शानदार। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? हम लगातार इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। अभी हम 2 शासकों को कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा सबसे पहले बप्पा को हमने अच्छे से कवर किया, उसके बाद हमने पृथ्वीराज चौहान को कवर किया और फिर महाराणा सांगा को कवर किया। तो ये राजस्थान के गौरव की जो सीरीज़ है लगातार चलेगी, एक के बाद एक वीडियो आएंगे इसमें, और इस पूरे 14 जो शासक हैं राजस्थान के, उनमें हम उसे कवर करेंगे। इसके बाद एक बात और बता दूं, इसमें जो संत परंपरा के व्यक्ति हैं वो भी शामिल हैं, वो अलग से हम बनाएंगे इसमें वीडियो। लेकिन अभी आप ये देखें कि राजस्थान में हमने 3 चीज़ें कवर की, यही से पेपर बनेगा। आगे मैं आपको एक एक करके सारे प्रूफ दिखाऊंगा कि यहाँ से प्रश्न ये बना था। आने वाली थर्ड ग्रेड परीक्षा में जो प्रश्न बनेंगे और पिछली थर्ड ग्रेड परीक्षा में जो प्रश्न बने थे उस पर हम चर्चा भी करेंगे मित्रों। तो ज़रा भी डगमगाना नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और यहीं से जुड़े रहो। हम बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।